कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एयर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, खुर्दबीनी जानदार, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो आम आँख से नज़र नहीं आते, वो हवा में कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको कंट्रोल करना है। हवा में बेटा बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हो सकते हैं। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो मिलियंस ऑफ जर्म्स अंदर जाते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम है उनको मार देता है। लेकिन कभी कभार ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इम्यून सिस्टम को डिफीट करने में, उसको शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो हवा को ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर में, क्लोज रूम में, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो है जरासीमों का हमला ज़्यादा हो सकता हो, वहाँ पे हवा को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वही आज हमने पढ़ना है कि कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर कैसे करेंगे, हवा में कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सिंस सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट्स, जब से कुछ इन्फेक्शन पैदा करने वाले एजेंट्स में भी एयरबॉर्न हवा में पाए गए हैं, एयर हाइजीन मेजर्स टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ द एयर इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। एयर हाइजीन, हाइजीन सफाई को कहते हैं बेटा, क्लीन लाइनस और हाइजीन एक ही लफ्ज़ है। एयर हाइजीन मेजर्स वो इकदाम जो हवा को साफ़ करने के लिए ज़रूरी होते हैं, टू रिड्यूस कम करने के लिए, द माइक्रोबियल पॉपुलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आबादी को, ऑफ एयर हवा में, इज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस उसकी ज़्यादा अहमियत बढ़ गई है। कहता जब से कुछ पता चला है कि कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जैसे कोरोना वाले या टीबी वाले बेटा, वो हवा में भी मौजूद रह सकते हैं। हवा की सफाई बहुत अहमियत अख्तियार कर गई है। इसको आप सादा अल्फाज में भी लिख सकते हैं, some infectious agents present in air, so the cleanliness या hygiene of air is necessary। बस ऐसे लिख सकते हो बेटा। the level of air contamination, हवा के अंदर जो आलूदगी है उसका लेवल क्या है, कितनी आलूदा है, कम आलूदा है या ज़्यादा, उसको लेवल कहेंगे। कंटामिनेशन आलूदगी का, कैन बी रिड्यूस इसको कम किया जा सकता है। आर द एयर कैन बी स्टेरिलाइज, और हवा को जरासीम से पाक किया जा सकता है। स्टेरिलाइज का मतलब जरासीम से पाक करना। एज द सिचुएशन डिमांड, जैसा सिचुएशन डिमांड करती है। बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स, कुछ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करके हवा के अंदर जो लेवल है कंटामिनेशन का, आलूदगी का, उसको कम किया जा सकता है और हवा को जरासीम से पाक भी किया जा सकता है। कुछ स्प्रे होती हैं बेटा जिसमें केमिकल होते हैं, वो केमिकल एजेंट हो गए, और कुछ ऐसी मशीनें हैं जो हवा को एक तरफ से दूसरी तरफ खींचती हैं और साफ़ करके बाहर निकालती है, वो फिज़िकल मशीनें हो गई, फिज़िकल तरीक़ाकार। तो आप इसको सादा अल्फाज में लिख सकते हो, द लेवल ऑफ एयर कंटामिनेशन कैन बी रिड्यूस बाय द यूज़ ऑफ सम फिज़िकल एंड केमिकल एजेंट्स। बस ऐसे लिख सकते हो, ये पूरे फ़िक्रे को आसान अल्फाज में मैं बता रहा हूँ, ये लिख लिया करें बेटा। देयर आर सेवरल इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ एयर कंटामिनेशन, यहाँ पर कई सारे तरीक़ाकार हैं हवा के अंदर जो आलूदगी कंटामिनेशन है उसको कंट्रोल करने के, विच आर डिस्कस एज बिलो, जो हम नीचे डिस्कस करने लगे हैं। पहला तरीका है बेटा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ये कुछ शुआएँ होती हैं, ये सूरज की रोशनी भी जो है इसमें भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं। इसकी वजह से भी जरासीम जो हैं वो जो बाहर आ जाते हैं कमरों से, वो तकरीबन मर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं बिस्तरों को धूप लगवाएं, रज़ाइयों वगैरह को धूप लगवाएं, और ख़ुद भी धूप में बैठें ताकि जरासीम जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से कई सारे जरासीम मर जाते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैज़ ग्रेट पोटेंशियल वैल्यू, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वैल्यू है फॉर रिड्यूसिंग, कम करने के लिए, द माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ द एयर, हवा के अंदर जो माइक्रोबियल लाइफ है, फ्लोरा लाइफ को कहेंगे बेटा। इसको आसान अल्फाज में लिख सकते हो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एयर। माइक्रोबियल फ्लोरा के बजाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख सकते हो आप, ये सादा अल्फाज है। माइक्रोबियल फ्लोरा भी सादा ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप ऐसा लिख सकते हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रा वायलेट एयर सैनिटेशन कैन बी मेड इन फॉलोइंग वेज। कहता जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल तरीके से, अमली तरीके से जो अल्ट्रा वायलेट जो शुआएँ हैं उसके अंदर एयर सैनिटेशन, हवा की सफाई के लिए उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ये फ़िक्रा उन्होंने घुमा फिरा के दे दिया है। आप ऐसे लिख सकते हो सादा अल्फाज में, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन बी यूज
इन फॉलोइंग वेज, बस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन बी यूज इन फॉलोइंग वेज, बस ऐसे लिख सकते हो। एक डायरेक्ट रेडिएशन एंड एक इनडायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट इरेडिएशन का मतलब है बेटा डायरेक्ट शुआएं डालना, और इनडायरेक्ट इरेडिएशन का मतलब है यानी कि किसी भी और ज़रिए से शुआएं डालना। जैसे हम खुद धूप में बैठेंगे बेटा, तो जो सूरज की रोशनी है पड़ रही है हमारे ऊपर, वो डायरेक्ट रेडिएशन है। और अगर हम कोई शीशा वगैरह ऐसे सूरज के सामने रख दें जिससे रोशनी मुनक्कस होकर कमरे में दाखिल हो रही हो, तो वो इनडायरेक्ट रेडिएशन है। तो आपने देखा होगा जैसे हम अक्सर औकात शरारत करते वक्त किसी छोटे शीशे को लेके और किसी की आंखों में मारते थे, रोशनी सूरज से लेते थे और उसकी तरफ रिफ्लेक्ट करके मारते थे, तो वो इनडायरेक्ट रेडिएशन होगी। तो इस तरीके से आप अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्ट तरीके से भी और इनडायरेक्ट तरीके से भी। फिर आ जाएंगे केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट कैसे? आपके बेटा जो है वो जरासीमों को मारेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। आप जरासीम नहीं कहना आपने, बैक्टीरिया नहीं कहना, वायरस नहीं कहना, आपने सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबियल फ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहना है। उसमें सारे ही आ जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो चीज़ें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो आँख से नज़र नहीं आती और बीमारी फैलाते हैं, तो उसमें सारे ही आ जाएंगे। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहना है या माइक्रोबियल फ्लोरा कहना है। तो सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस, कुछ केमिकल अज्जा ऐसे हैं वेपोराइज, स्प्रे किए जाते हैं। वेपोराइज का मतलब बुखारात बना के, यानी स्प्रे की सूरत में। आर स्प्रेड, वेपोराइज और स्प्रेड एक ही लफ्ज़ है। स्प्रे किए जाते हैं इनटू द एयर, हवा में, ऑफ अ रूम, कमरे की हवा में। आर इफ़ेक्टिव, ये फ़ायदा मंद होते हैं इन रिड्यूसिंग, कम करने में, द माइक्रोबियल फ्लोरा को। तो सादा अल्फाज में लिख सकते हैं आप, सम केमिकल सब्सटेंसेस आर स्प्रेड इन द रूम ऑफ एयर फॉर रिड्यूसिंग माइक्रोबियल फ्लोरा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इन फैक्ट द केमिकल इज डिस्पर्स्ड एज एन एरोसोल एंड रिप्रेजेंट्स इट्स एंटी माइक्रोबियल एक्शन। कहता है ये केमिकल जो है इन्फेक्ट करेगा, मुतासर करेगा। इस डिस्पर्स्ड, जो मुतासर करने वाला केमिकल है वो आप स्प्रे करेंगे। डिस्पर्स का मतलब फैला देना होता है, स्प्रे की सूरत में फैला देंगे। एज एन एरोसोल, एरोसोल के तौर पर जो हवा में फैल जाता है। एंड रिप्रेजेंट्स इट्स माइक्रोबियल एंटी माइक्रोबियल एक्शन, और ये अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन यानी माइक्रोब्स को मारने वाला एक्शन दिखाएगा। थ्रू कंटेंट्स विद सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे जो आप स्प्रे करोगे उनके ज़रिए। कैरिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म रखते होंगे। कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं बेटा हवा के अंदर ऐसे उड़ रहे होते हैं, मिट्टी के डस्ट के पार्टिकल, और उनके ऊपर जरासीम भी सवार होते हैं। तो ये इसने थोड़ा सा मुश्किल करके लिख दिया, मैं आपको बता देता हूँ आसान आपने कैसे लिखना है। दीज केमिकल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एयर, बस ऐसे लिख सकते हो। ये जो केमिकल हैं जो आपने स्प्रे किए हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हवा में मौजूद होंगे इनको मार देंगे। ऐसे आपने लिख देना सादा अल्फाज में। एग्जाम्पल्स क्या हैं, मिसालें क्या हैं? ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल, ये भी केमिकल है। फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी केमिकल है। लैक्टिक एसिड, ये भी एसिड। यूज एज ए केमिकल फॉर एयर क्लीनिंग, ठीक है, या एयर हाइजीन, एयर हाइजीन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है व्हाट आर द केमिकल यूज फॉर द एयर हाइजीन करना हवा को। फॉलोइंग फिल्ट्रेशन टेक्निक्स, मदरजा झेल फिल्ट्रेशन के तरीक़ाकार हैं। आर यूज़, इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर द एयरबॉर्न ऑर्गेनिज़म, हवा में जो पैदा होने वाले ऑर्गेनिज़म हैं उनको मारने के लिए। यूज़ ऑफ कॉटन प्लग, कॉटन प्लग का इस्तेमाल। और एयर फिल्टर का इस्तेमाल। कॉटन प्लग आपने शायद देखा हो, रुई का जो बना के जो है एक बॉल सी वो रख देते हैं और हवा उसके अंदर से गुजरती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें फंस जाते हैं। और एयर फिल्टर तो आपने देखा ही होगा, एयर फिल्टर तो गाड़ियों में भी लगता है, मोटरसाइकिल में भी लगता है, वो हवा को फ़िल्टर करके आगे भेजता है। तो ये कुछ मशीनें हैं, ये जैसे लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम है, ये कुछ मशीनें बेटा इसके अंदर से हवा, ये देखें नीचे बना रखी है, हवा एक साइड से जाती है, ये फ़िल्टर करता है, ये लेमिनर एयर फ्लो वाला, और यहाँ से ये रूम के अंदर भेजता है, साफ़ करके हवा को एक साइड से खींचता है, दूसरी साइड से फ़िल्टर करके भेजता है। तो ये इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इस फिल्टर के अंदर फंस जाते हैं। तो ये लेमिनर एयर फ्लो वाला है, इज़ अ न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एक नई किस्म की टेक्नोलॉजी है।
फॉर कंट्रोलिंग द माइक्रोबियल फ्लोरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए इन क्लोज स्पेस। क्लोज स्पेस में क्लोज स्पेस कौन सी होगी बेटा, जैसे आपके कमरे हो गए, कोई दफातर हो गए, और जो आपका जैसे ऑपरेशन थिएटर हो गया, इस तरह की चीज़ें क्लोज स्पेसेस में यूज़ होती है ये बेटा। कैबिनेट्स और रूम हो गए, ये क्लोज स्पेसेस की उसने मिसाल दे दी है। इज़ नोन एज लेमिनर एयर फ्लो सिस्टम, इसको हम लेमिनर एयर फ्लो। द रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ज़मीन का वो हिस्सा, ये सॉइल की तारीफ दे रहा है बेटा। ज़मीन का वो हिस्सा वेयर जियोलॉजी एंड बायोलॉजी मीट, जहाँ पर जियोलॉजी और बायोलॉजी मिलती हैं, इज़ कॉल्ड सॉइल, उसको हम सॉइल कहते हैं। ये दो अल्फाज याद रखने हैं बेटा, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी। जियो का मतलब ज़मीन, लॉजी का मतलब मुताला, ज़मीन का मुताला, एंड बायो का मतलब जानदार, और लॉजी का मतलब मुताला, जानदारों का मुताला। यानी ज़मीन का मुताला और जानदारों का मुताला दोनों जहाँ पर मिलते हैं वो क्या कहलाती है, सॉइल, आपकी मिट्टी कहलाती है। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल, ज़मीन की जो खसूसियात हैं। इन्वायरमेंट, सॉइल इन्वायरमेंट यानी ज़मीनी जो माहौल है उसकी जो खसूसियात हैं वेरी, मुख्तलिफ होती हैं। ये ए वाला वेरी है बेटा, ई वाला वेरी नहीं है, ये VARY वाला मुख्तलिफ के मीनिंग में आता है। यहाँ पे आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, डिफरेंट होती हैं या वेरी होती हैं विद लोकेशन एंड क्लाइमेट, लोकेशन के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं खसूसियात ज़मीन की, और क्लाइमेट और आबो हवा के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। सॉइल डिफर्स इन डेप्थ, जो गहराइयों में मिट्टी है वो मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे क्लाइमेट के बाद आपने कॉमा लगा लेना है या फ़िक्रे को ख़त्म कर देना है, ठीक हो गया। और यहाँ कॉमा लगा के ना क्लाइमेट के बाद या फुल स्टॉप लगा के फिर आगे स्टार्ट करना है बेटा। वो बता रहा है सॉइल डिफर्स इन डेप्थ, मिट्टी जो गहराई में है वो मुख्तलिफ है। केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल कंपोजिशन मुख्तलिफ है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसकी फ़िज़िकल यानी तभी खसूसियात मुख्तलिफ हैं। एंड ओरिजिन, और उसका जो मबदा है जहाँ से वो हासिल होती है वो मुख्तलिफ है। तो इनकी वजह से जो मिट्टी के अंदर जो खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। गहराइयों में और होगी, ठीक है, सतह पे और होगी, दरमियान में मिट्टी और होगी, उसकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी। सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मिट्टी में अज्जा कौन कौन से होते हैं। देयर आर 5 मेजर कैटेगरीज, 5 मेजर अहम कैटेगरीज हैं अज्जा की। पहले कौन सा है, मिनरल पार्टिकल्स, मिनरल अज्जा, जिसमें हम आयोडीन लगा लें, जिंक लगा लें, ये मिनरल पार्टिकल्स हैं। ऑर्गेनिक रेजिड्यू, ऑर्गेनिक रेजिड्यू होता है नामियाती मादे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, जैसे मिट्टी का तेल, अपना पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर हैं। ऑर्गेनिक रेजिड्यू 2 चीज़ें होंगी। तीसरी वाटर, पानी पाया जाता है। चौथी चीज़ गैसेस, एंड 5वीं चीज़ बायोलॉजिकल सिस्टम, जो हमने पढ़ना है। बायोलॉजिकल सिस्टम क्या, जो बैक्टीरिया वायरसेस मिट्टी में मौजूद होंगे, फिंजाई, एल्जी, वो। तो ये 5 अज़ा हो गए बेटा। ये पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है व्हाट आर द सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी मिट्टी के अज्जा कौन कौन से, आपने 5 लिख देने हैं। या ये मरूजी भी बन सकता है कि हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द सॉइल, तो आपने जवाब ढूंढना 5, ठीक है, 5 मेजर होते हैं, ठीक है। और फिर ये हो सकता है कि ये ऐसे भी दे दे मरूजी, मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक रेजिड्यू, वाटर, गैस, बायोलॉजिकल सिस्टम आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, ठीक है। नीचे आपने 4 ऑप्शन में सॉइल ढूंढना है, मिट्टी के अज्जा हैं ये। तो इस तरीके से मरूजियाँ 2-2, 3-3 तरीके से करके घुमा के भी पार्टिकल्स। द डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स, जो गालिब मिनरल पार्टिकल हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आर कंपाउंड्स ऑफ एलुमिनियम, आयरन एंड सिलिकॉन। ये भी मरूजी बन सकती है कि डोमिनेंट मिनरल पार्टिकल्स में कौन कौन से हैं जो ज़मीन में पाए जाते हैं, वो एलुमिनियम है, आयरन और सिलिकॉन है। लेस डोमिनेंट आर, लेस डोमिनेंट कहते हैं जो कम गालिब हैं, जो कम पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, सल्फ़र, फास्फोरस, टिटेनियम, मैंगनीज। तो लेस डोमिनेंट ये पाए जाते हैं। ज़्यादा डोमिनेंट में 3 थे, लेस डोमिनेंट में काफ़ी सारे हैं। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सॉइल रेंजेस इन साइज फ्राम स्मॉल पार्टिकल्स 0.002 mm आर लेसर टू लार्ज पीबल्स एंड ग्रेवल्स। बहुत प्यारी बात की है, कहता जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, अज्जा हैं सॉइल मिट्टी के, इनकी रेंज है ना साइज़ की, बहुत छोटी से छोटी भी है और बड़ी से बड़े पत्थर और कंकरियाँ भी हैं, ठीक है।
ये स्मॉल पार्टिकल्स जितने हैं ये भी मरूजी आ सकती है कि कितने हैं, कम से कम 0.002 mm और लेस, इससे भी कम, इतने कम छोटे भी हो सकते हैं, और लार्ज पीबल या बड़ी कंकरियां भी हो सकती हैं, एंड द ग्रेवल, और ग्रेवल भी हो सकते हैं। ग्रेवल कहते हैं बेटा बड़े साइज़ की जो पत्थरियां हैं उनको ग्रेवल कहते हैं, पत्थर कह सकते हो आप। तो सॉइल कैन बी क्लासीफाइड एज, और मिट्टी की हम क्लासिफिकेशन मज़ीद कर सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल वो होगी बेटा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले मादे पाए जाएंगे। हैविंग वेरी लेस ऑर्गेनिक सॉलिड्स, इसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड बहुत कम होंगे। बट मच ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाएगा। ये जहन में रखें, बार बार कोई भी पूछ सकता है ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा होता है, नामियाती मादे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, बाकी तमाम चीज़ें हों, वो इनऑर्गेनिक। तो जैसा कि सॉइल्स ऑफ मार्शेस, जैसा कि दलदली इलाकों की जो मिट्टी होती है, मार्शेस कहते हैं दलदली इलाके, उनमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कम होंगे, तो इसको ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ये भी मरूजी बन सकती है कि ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी है, मार्शेस की सॉइल, मार्शेस दलदली इलाकों की ज़मीन, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक जो है कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, इनऑर्गेनिक कम होंगे। ये देखें लिखा हुआ एलिमेंट्स ऑफ द सॉइल, मिट्टी में कौन कौन से सॉइल यानी कि केमिकल पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे, मैग्नीशियम, ये सारे पाए जाएंगे। ये आपने पढ़े होंगे 9th-10th के अंदर, लेक्चर लंबा हो जाएगा। फिर पानी, वाटर, दूसरा मेन मिनरल कौन सा था, वाटर था। पहले हमने पढ़ लिया कौन से थे, मिनरल पढ़ लिए थे, आज हमने पढ़ना वाटर बेटा, पानी। द अमाउंट ऑफ वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी की मकदार है, डिपेंड्स, वो इन्हिसार करती है अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि इसकी कितने इसमें रसूब बनने की सलाहियत है, एंड अदर क्लाइमेट कंडीशन, और दूसरी माहौलियाती जो सूरत हाल है वो उस पर डिपेंड करता है कि ज़मीन में पानी कितना हो सकता है। सॉइल कंपोजिशन, ज़मीन की कंपोजिशन क्या है, ड्रेनेज कितनी जल्दी खुश्क होती है, एंड द लाइव पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, लिविंग पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, और मिट्टी के अंदर लिविंग पॉपुलेशन कितनी है, तो इस पर डिपेंड करता है पानी कितना है। आपने अक्सर देखा होगा कुछ ज़मीनें होती हैं रेतीली ज़मीनें, उनमें पानी लगाओ और फ़ौरन गायब हो गया। कुछ ज़मीनें ऐसी हैं पक्की, पानी लगाओ तो 2-2 दिन भी, 4-4 दिन भी खड़ा रहता है। कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनमें वो केंचुए होते हैं, वो सुराख करते रहते हैं, वो सुराख करते रहते हैं, वो ज़मीन ज़रखेज़ होती है, वो सुराख कर रहे हैं, वो समझ लें ज़मीन की गोडी हो रही है मुफ्त में, तो वो जाते हैं और सुराख करते रहते हैं ज़मीन में। पानी लगाएंगे आप तो वो सुराखों के ज़रिए जड़ों तक पहुंच जाता है। तो ये पानी की जो मकदार है वो डिपेंड करेगी इन तमाम सूरत हाल पे बेटा। इज़ रिटेन्ड एज, पानी मौजूद रहता है ज़मीन में, किस सूरत में मौजूद रहता है, फ्री वाटर इन द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स, फ्री वाटर मौजूद रहता है, जो जगह होती है, खाली जगह होती हैं ज़मीन के पार्टिकल्स के दरमियान, वही मतलब यानी कि ज़मीन भुरभरी है, जैसे हमने आजकल गंदम काश्त की है और वह ज़मीन भुरभरी है, उसके पार्टिकल्स के दरमियान थोड़ी थोड़ी जगह है खाली, तो पानी जब हम लगाएंगे तो उसके अंदर मौजूद रहेगा, उसको हम फ्री वाटर कहेंगे। एब्जॉर्ब टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स, ज़मीन के जो सतह है वो कितना पानी जज़ब कर सकती है, इस सूरत में भी पानी ज़मीन में मौजूद रह सकता है। वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के नामियाती और गैर नामियाती अज्जा ऑफ द सॉइल, ज़मीन के, आर डिज़ोल्व इन द सॉइल, ये हल होते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल वाटर, पानी ज़मीन के अंदर जो पानी होता है उसमें हल होते हैं। एंड दस आर मेड अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स, और ये खुराक के तौर पर अवेलेबल रहते हैं फॉर सॉइल इनहेबिटेंट्स, जो चीज़ें ज़मीन में मौजूद रहती हैं, इनहेबिटेंट्स जो चीज़ें ज़मीन में पाई जाएंगी, चाहे वो जानवर हों चाहे पौधे हों, कीड़े मकोड़े हों। तो वो कहता है कुछ पानी के अंदर, जो ज़मीन के अंदर पानी होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मादे हैं वो खुराक का ज़रिया होते हैं बेटा, और वो इसके अंदर हल होते हैं पानी के अंदर, ज़मीनी पानी में। और जो पौधे और जो जानवर वगैरह ज़मीन के अंदर, जो कीड़े मकोड़े ज़मीन में रहते हैं, उनके लिए खुराक का ज़रिया बनते हैं। वो पानी पीते हैं, वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मादे भी उनकी बॉडी में इंटर हो जाते हैं और वो इससे खुराक हासिल करते हैं। तो ये तो मेन अज्जा जो थे हमने इसके अंदर से वो हमने पढ़ लिए बेटा। कौन से मिनरल्स पढ़ा, दूसरा हमने वाटर पढ़ा, तीसरा क्या है, गैसेस। तो गैसेस, गैसियस फेज ऑफ द सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेनली कार्बन डाइऑक्साइड,
मिट्टी के अंदर जो गैसें होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है एंड नाइट्रोजन। ये 3 मेन गैसें हैं मिट्टी के अंदर, ये भी आपने जहन में रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड, आम सी बातें हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। पौधों को नाइट्रोजन चाहिए होती है, मिट्टी में मिल जाती है, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। जो कीड़े मकोड़े और ख़ासकर जो है सांप वगैरह, मेंढक वगैरह, ये अपने आप को 6 माह के लिए ज़मीन में धंसा लेते हैं। सर्दियों ये बाहर नहीं निकलते, ना खाते हैं ना पीते हैं। तो मिट्टी में जो मौजूद गैसें हैं वो इनकी जो है वो सांस लेने का ज़रिया बनती रहती हैं, और 6 माह ये आके निकल के बाहर अच्छे से खाते पीते हैं और अपनी चर्बी को इतना बढ़ा लेते हैं ताकि 6 माह वो खाने के तौर पे चर्बी इस्तेमाल हो सके। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है मिट्टी में। स्मॉल अमाउंट ऑफ द गैसेज आर डिजॉल्व इन द वाटर। कुछ मिकदारें गैसों की पानी में भी हल होती हैं। बट मच इज़ प्रेजेंट प्राइमरली इन स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल। लेकिन ज़्यादातर जो गैसें हैं ज़मीन के पार्टिकल्स के दरमियान में जो खाली जगह होती है उनमें मौजूद होती है। द रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट्स, जो बड़े बड़े पौधे हैं उनकी जो जड़ों का सिस्टम है वो ज़मीन को ना अंदर से भुरभुरा करता जाता है और उनके दरमियान को छोटे छोटे ना खाली स्पेसेस बनाता जाता है। वहाँ पर भी गैसें मौजूद होती हैं। मैनी स्मॉल एनिमल, छोटे छोटे एनिमल्स, एग्जाम्पल के तौर पर रोडेंट्स, इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स। रोडेंट से आप बेटा रैट याद रख सकते हैं, चूहे जो कुतरने वाले जानवर होते हैं। चूहे भी ज़मीन में मतलब खुद करते हैं, होल बनाते हैं, सुराख करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे गैसें चली जाएंगी अंदर तक ज़मीन में, क्योंकि जहाँ जो खाली जगह मिलती है वहाँ पे हवा चली जाती है, गैसें चली जाती हैं। फिर इंसेक्ट, कुछ हशरात हो गए जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, चूंटियाँ हो गई, वो नीचे नीचे पता नहीं कहाँ तक होल बनाती हैं और वहाँ पर भी गैसें पहुँच जाती हैं। वॉर्म्स, कीड़े हो गए, जैसा कि कीड़े मैंने बताया था, केंचुए वगैरह, वो भी होल बनाते हैं, सुराख बनाते हैं और वहाँ पर भी गैसें पहुँच जाती हैं। फिर आ जाएगी ट्रिमेंडस नंबर ऑफ माइक्रोब्स, और बहुत ज़्यादा तादाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फिंजाई, वायरसेस वगैरह, वो भी गैसों को अपने अंदर जज़ब करने की सलाहियत रखते हैं और इसकी वजह से भी मिट्टी में गैसें पाई जा सकती हैं। तो देखें मिट्टी के अंदर बेटा मिनरल्स थे, वाटर था, गैसेस थी। फिर आ जाएगा